नमस्कार व्यूअर्स। बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ आज की इस कड़ी का आगाज करना चाहूंगी कि मैं एक दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ पीले चलेंगे रास्ता बन ही जाएगा। और उसी तरह से आप सबको भी आपका हुनर मालूम है, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपका धैर्य, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश है ना। बाकी रही कठिनाइयों की बात, तो कठिनाइयाँ तो सबको आती हैं, कोई उसमें बिखर जाता है तो कोई उसमें निखर जाता है। हिंदी भाषा विज्ञान की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग कौन सा है। देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने वर्तनी लेखन संबंधी कुछ नियम दिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है उन नियमों की उस श्रृंखला में कि इसमें खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए और द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर ही बनाए जाने चाहिए। तो जो विकल्प डी है ना, वह उस नियम में नहीं है शामिल कि तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ ही लिखा जाए। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी ये कुछ नियम दिए गए हैं। जो नियम नहीं दिया गया है या यहाँ पर अशुद्ध बताया गया है वह होगा विकल्प डी। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कौन सा होगा। यहाँ पर विकल्प है ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः श लिपि का प्रयोग हुआ है, या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं, या राजस्थानी को मरु भाषा या मरुबानी आदि कहा जाता है या कहा गया है, या राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। तो यहाँ भी राजस्थानी भाषा के संबंध में जो असंगत होगा वो विकल्प डी होगा कि राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। यह असंगत होगा यहाँ पर विकल्प डी। बाकी जो संगत हैं कि जैसे राजस्थानी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित भाषा है, ठीक है, और यह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक बोली जाती है, वहाँ के क्षेत्रों तक फैली हुई है। और यह भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली या पढ़ी और लिखी जाती है, राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। कैसी है राजस्थानी हिंदी उपभाषा? ट वर्ग बहुला, और इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि। राइट। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, राता। और साथ ही 1991 ईस्वी व 2011 ईस्वी के भारत की जनगणना के अनुसार यहाँ पर निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे मारवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावटी और मेवाती। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने राजस्थान की 5 बोलियां मानी हैं राजस्थानी हिंदी की। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा गया है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी जिसे मेवाती या अहिरवाटी कहा जाता है, और मध्य पूर्वी या पूर्वी जिसे राजस्थानी जिसे कि ढूंढाड़ी और हाड़ौती भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने मालवी और दक्षिणी राजस्थानी में निवाड़ी जैसी बोलियां रखी हैं। ये डॉक्टर ग्रेयर्सन के अनुसार है यह वर्गीकरण। बाकी राजस्थानी भाषा के बारे में आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर जो इतने इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी यदि कि इसमें 17 बोलियां मानी गई, इसका उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंधित नहीं है। शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव नहीं माना जाता है। राइट। किससे माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, और ये मागधी और अर्धमागधी भी इसी में आती हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। इसके बारे में पहले भी हमने अच्छे से देखा हुआ है कि शौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पैशाची अपभ्रंश में कौन कौन सी, ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी आती है, खस अपभ्रंश में पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी।
फिर मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसे कौरबी कहा जाता है, हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कनौजी रखी गई है। राजस्थानी हिंदी में ये बोलियां हैं और पहाड़ी हिंदी में भी कुमाऊनी, गढ़वाली, पूर्वी हिंदी, अवधी, बहेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो यहाँ पर ये अपभ्रंश के जितने भी रूप हैं उसमें कौन कौन सी बोलियां रखी गई हैं आपके सामने हैं। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको समझ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? जादोवाटी, डांगी, सिपाड़ी या फिर सिक्करवाड़ी। तो देखिए ब्रजभाषा का जो स्थानीय रूप है वह सिपाड़ी नहीं है, ठीक है। ब्रजभाषा शौर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित एक बोली है और ब्रज का अर्थ होता है पशुओं में गायों का समूह या चरागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा। और शुरू में आरंभिक रूप में अगर देखें हम आर्यकालीन साहित्य के अंतर्गत, तो वहां पर पिंगल तथा मध्यकाल में इसे भाखा नाम मिला है ब्रजभाषा को, राइट। और भूखा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। याद रखना है आपने ब्रजभाषा की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। और बंगाली कवि रहे हैं ईश्वर चंद्र गुप्त जी, उन्होंने ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्रजभाषा के लिए। और ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है आप सभी जानते हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली में, है ना। भोजपुरी बोली के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? दक्षिणी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, या भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है, या फिर यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो विकल्प है कि भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस यानी कि बलिया है। तो जो यहाँ पर भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन होगा वह होगा विकल्प बी कि भोजपुरी बोली के संबंध में भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। यह गलत है, ठीक है, क्योंकि भोजपुरी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं बल्कि मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। और भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी यानी कि जो वर्तमान में देवनागरी लिपि है वह कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है और लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी यह ज़्यादा प्रचलित है भोजपुरी बोली। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का बोली क्षेत्र कौन कौन सा है? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि। तो ये बहुत सारे गहरे तथ्य हैं किसी भी बोली के संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं कि भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी बोली भारत के बाहर कौन कौन से देशों में बोली जाती है। देखिए मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है इस बोली का। और भोजपुरी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? किस मागधी से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ बल्कि मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है इसका विकास। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं इन तथ्यों को, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, मराठी, गुजराती या फारसी? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। लिपि भाषा का एक लिखित रूप होता है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और भाषाओं के नाम आप देख सकते हैं और भाषाओं की लिपियां यहाँ पर हैं। आप पॉज करके इनको पढ़ लेना, राइट, कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? वीजी खैर, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन या मदन मोहन मालवीय? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं 1955 के आसपास की बात है, वहां पर बीजी खैर यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है।
और किसकी अध्यक्षता की थी? राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। जो संविधान के अनुच्छेद 344(1) में बताया गया है कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 ईस्वी को वीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो वीजी खैर जी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे इस आयोग का जब गठन हुआ था। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरबी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमने कितनी बार देखा है इन बोलियों को, इनकी उपभाषाओं को, राइट? आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये देखिए उपभाषा है हमारी बोली भाषाओं की, ये उपभाषा नाम है और इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो हैं। ठीक, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? तो बिहारी के अंतर्गत बुंदेली नहीं आती है। ठीक है, यह बुंदेली जो है यह बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। और हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण बार बार दिया गया है, आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन है? तो विकल्प बी कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ही संविधान सभा में जो हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत की गई मुंशी आयंगर फार्मूला था उसके प्रस्तोता है। कौन? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने एक सूत्र दिया था, देखिए, जो कि मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। और इस फार्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। तो ये मुंशी आयंगर फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, हड़ौती, मेवाती या ब्रज अवधी खड़ी बोली। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो कौन सी होगी? विकल्प ए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, विकल्प ए होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए जी, आप यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से इसका वर्गीकरण किया गया है उपभाषा तथा बोलियों का। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? कौरबी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। ठीक है, जो कौरबी, हरियाणवी और दक्षिणी है वो आकार बहुला बोलियां हैं और जो ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी है वह ओकार बहुला बोली है। तो आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं कि ओकार बहुला बोली के अंतर्गत कौन कौन सी है और आकार बहुला बोलियों के अंतर्गत कौन कौन सी, और ये सभी आती हैं आकार और ओकार बहुला किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उसी तरह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती और मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस तरह से भी आप डायग्राम बनाकर इसका वर्गीकरण अच्छे से लिख सकते हैं याद रखने के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से एक कौन सी है? नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो हम अच्छे से इसके बारे में समझ रखते हैं कि ब्राह्मी लिपि है विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपि। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास माना है सिंधु घाटी लिपि से, और देवनागरी लिपि का विकास इन्होंने ब्राह्मी लिपि से ही माना है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और हिंदी की लिपि भी हमारी देवनागरी ही है। शारदा लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, जिससे कश्मीरी, लहंदा, टांकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफी बृहद स्तर पर प्रयुक्त की जाती थी। तो देखिए यहाँ से कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, लिपियों के बारे में बिल्कुल सही तथ्य है यहाँ पर। वैज्ञानिक लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि कैसी है? विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा है? तो वैज्ञानिक स्वरूप है, इसका वैज्ञानिक लिपि है।
शारदा लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, राइट। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास किससे माना है? सिंधु घाटी लिपि से माना है। और सबसे प्राचीन, विश्व की भी सबसे प्राचीन बोली जाने वाली लिपियों में कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और जो ब्राह्मी लिपि है उससे किन किन लिपियों का विकास हुआ है? कश्मीरी, लहंदा, टांकरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। तो इस तरह से। और कैथी लिपि कैसी? एक ऐतिहासिक लिपि है। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आप इन्हें लिख सकते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949। कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 में ही की गई थी। तो बाकी विकल्प पढ़ने योग्य, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है कौन सी? खस परजिया, पघाई, जोहारी या सलानी? तो देखिए विकल्प डी, गढ़वाली गढ़वाल मंडल के केदारखंड देवभूमि की बोली है। और इसकी उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंदकोटी, टकनौरी, रवाल्टी आदि आती हैं बोलियां। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक यह बोली बोली जाती है। तो गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? सलानी, ठीक है। और बाकी जो उपबोलियां हैं वो आपके सामने ही हैं। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, शौरसैनी, पैसाची या अर्धमागधी? तो बुंदेली का विकास हुआ है आपके शौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है। इसका वर्गीकरण भी यहाँ पर देखिए। शौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। और इनमें आगे कौन कौन सी बोलियां आती हैं हम काफ़ी बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रश्न बनाने के लिए ये वर्गीकरण आपको पढ़ने जरूरी है। इनमें से कनौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई या जालौन? तो विकल्प सी, हरदोई कनौजी बोली का क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखिए कनौजी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, कुमाऊनी कहाँ कहाँ बोली जाती है, गढ़वाली किन क्षेत्रों में, मालवी किन क्षेत्रों में, और ब्रज किन क्षेत्रों में या किन प्रदेशों में बोली जाती है, आपके सामने ही है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी? तो मराठी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। और वैसे भी और बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप कौन कौन सी हैं? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली और संथाली। ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है ना। और इसकी पहचान क्या है? क्षैतिज रेखा से है इसकी पहचान, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ये जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है, खड़ी बोली में, है ना। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं, 10वीं, 9वीं, 60वीं? तो 8वीं अनुसूची द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है भारत की भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और जो 22 भाषा हैं आपके सामने है, यू कैन रीड। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती? तो संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा वह है ऑस्ट्रिक परिवार से, विकल्प सी। संथाली और मुंडारी भाषाएं देखिए ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखा में आती हैं। और विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए इन्हें 18 परिवारों में वर्गीकृत किया गया था और इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में रखा गया है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से खंड है, एक बार इनको हम रीड कर लेते हैं। इसके पारिवारिक वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले यूरोशिया खंड आता है, जिसमें द्रविड़, भारोपिया, काकेशी, बुरुष्की, उराल, अल्ताई, बास्क, चिन्नी, अत्युत्तरी, जापानी, कोरियाई और सामी हामी जैसे परिवार आते हैं। ठीक। दूसरा है अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिकी खंड, या जिसे अमेरिकी परिवार की भाषाएं भी जिसमें आती हैं। लेकिन ये जो यूरोशिया खंड है ना, जिसमें मैंने ये 10 भाषा परिवार आपके सामने रखे, उनमें कौन कौन सी भाषाएं आप देख लीजिए आगे। भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक और तोखारी।
और ये जो 5th से लेके 10th तक जो ये नाम है इन्हें कहा जाता है कैंटुंग वर्ग। ठीक है, कैंटुम वर्ग में ये रखे गए हैं। और शतम वर्ग में भारत, ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी इन परिवारों को रखा गया है। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर यूरोशिया खंड के अंतर्गत ये सारी वर्गीकरण आते हैं। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में या हरियाणवी में? तो अवधी बोली में। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है, अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है और अवधी बोली में श के स्थान पर स का प्रयोग होता है और इसमें संज्ञा के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं: घोरा, घोरबा, घोरुबा। अवधी आकार बहुला बोली है, आकार बहुला बोली है अवधी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। किसमें? कनौजी, बुंदेली, अवधी या मेवाती? तो अवधी में ही। ये वाला प्रश्न भी अवधी से संबंधित है और ये वाला भी। ठीक है, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है अवधी में। क्यों? क्योंकि देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश में विकसित जो पूर्वी हिंदी है उसकी 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी की जो उपबोलियां हैं उसमें जोलाहा, गहोरा और जूडर जैसी बोलियां रखी हैं। बघेली की उपबोलियों में निभटा और अवधी बोली का केंद्र है बाराबंकी, बराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर आदि। हो सकता है आप में से कुछ लोग वहां से बिलोंग करते हो, है ना, तो आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को। बघेली बोली का केंद्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? तो सिंधी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी ये इन भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। सिंधी एक ब्राजील अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है। ठीक है, और खड़ी बोली पश्चिमी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा जाता है, कौरबी कहा जाता है और सर हिंदी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौन सा नाम दिया? कौरबी नाम दिया है ना। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राह्मण, मागधी, पैशाची या खस? तो खस तथा पैशाची अपभ्रंश दोनों से माना जाता है इसका। तो यहाँ पर विकल्प में क्या होगा? खस भी होगा और पैशाची भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कुमाऊनी की बात करें तो खज, परजिया, कुमैया, पछाई, दानपुरिया आदि इसकी बोलियां हैं, कुमाऊनी गढ़वाली के अंतर्गत जो आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न कि पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो हम कहेंगे पेशाची अपभ्रंश से और खस अपभ्रंश से। जैसा कि पीछे विकल्प दिए गए हैं, है ना, तो उनमें से 2 विकल्प बिल्कुल सही होंगे। और गढ़वाली के अंतर्गत तो इसकी बोलियां हम देखते हैं जौनसारी, मार्ची, राजी और सलानी बोलियां हैं गढ़वाली की। नेपाली की जो नेपाली बोली है उसे गोरखाली या खसखुश भी कहा जाता है। यह पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली है। और पेशाची अपभ्रंश में लहंदा पहाड़ी पंजाबी बोलियां आती हैं। वहीं पर ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी बोली आती है और खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि पेशाची अपभ्रंश में पहाड़ी, खस अपभ्रंश में पहाड़ी। तो जैसा हमारा प्रश्न है ना कि पहाड़ी का विकास इनमें से किस में हुआ है, तो पेशाची भी होगा और खस अपभ्रंश भी होगा। ठीक है, और मागधी में बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? हिंदी का विकास क्या संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है,
या फिर हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है? हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है या हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है? तो देखिए जी, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। आपके सामने अगर इस तरह का प्रश्न आता है, विकल्प दिए जाते हैं कि बताइए इनमें से हिंदी कौन सी भाषा है, संयोगात्मक है या फिर वियोगात्मक है, तो आपने लिखना है कि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, तो ये वियोगात्मक और संयोगात्मक, इन बारे में हमें अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए कैसे, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं बल्कि वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है और यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, जबकि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है और हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। ठीक है, अपभ्रंश शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, ये अपभ्रंश भाषाएं हैं। और आधुनिक आर्य भाषाएं देखिए, शौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण में सिंधी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी या अरबी? तो अरबी भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों बाकी की यूनानी, फारसी और लैटिन फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है ना। अरबी, फारसी ये दोनों एक ही है। पंजाबी भाषा की लिपि तो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, गुरुमुखी, डोगरी, सिंधी लिपि, इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? शारदा लिपि से हुई है। और यहाँ पर देखिए आगे के तथ्य कि शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से हुई है। ठीक, और गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित लिपि है? गुरु अंगद देव द्वारा लिपि विकसित है यह। और जो शारदा लिपि की 10वीं सदी में से विकसित हुई है। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है और यह देवनागरी लिपि का ही अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। किस शैली से? दक्षिणी शैली से, पश्चिमी, पूर्वी या उत्तरी? तो जी दक्षिणी शैली से विकल्प भी सही उत्तर होगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है दक्षिण शैली से, जबकि ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। ठीक, और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार से हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये दक्षिणी शैली के अंतर्गत ये भाषाएं, ये लिपियां, इनका विकास, और उत्तरी शैली के अंतर्गत ये इन लिपियों का विकास। ठीक है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी शब्द। ये किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुनीति कुमार चटर्जी, सी राजगोपालाचार्य या नागा अर्जुन? तो सी राजगोपालाचार्य जी का यह कहना रहा है। ठीक है, कि हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ओके, और रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इनको तो समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। और नागा अर्जुन जो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं, ये एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं। प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचार्य। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 4, 6, 2, 3? तो 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8 भाषाएं, 22 भाषाएं, 10 या फिर 50? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं 22 भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। राइट, तो देखिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी है? 22 हैं।
21वां संशोधन हुआ था 1967 में, ठीक है, और उसमें सिंधी को जोड़ा गया था, जिससे इसकी संख्या फिर 15 हो गई थी। तो सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? जो मूल संविधान था उसमें तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो उसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। तो इस तरह से फिर 15 हो गई। फिर उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में। उसके द्वारा इनमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो फिर इस तरह से हमारी संख्या हो गई भाषाओं की 18। और फिर 2003 में एक और संशोधन हुआ, 92वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। और इस तरह से वर्तमान समय में इनकी संख्या हो गई फिर 22, ठीक है। इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है भाषा के संबंध में। तो 22 भाषाओं को ही संविधान के अंतर्गत रखा गया है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। कौन सी लिपि होगी? स्पेनिश, देवनागरी, फ्रांसीसी, यूरोपिया। तो हमारी देवनागरी कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरों में लिखी जाती है ना, ठीक है। जबकि रोमन लिपि कैसी है? वर्णात्मक लिपि है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, लिपि विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हमें हमारे सामने देखने को मिलती हैं, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि के रूप में। सबसे पहले चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि में ही ये 2 लिपियां आती हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षरात्मक में भारत की सभी लिपियां आती हैं जो अक्षरात्मक हैं, और रोमन लिपि एक वर्णात्मक है। और क्या लिखा है यहाँ पर कि देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है ना। और देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम कैसा है? वैज्ञानिक है, ठीक है। भाषा डैश डैश पर आधारित है, किस पर? विकास पर, समाजवाद पर, वाक्य पर या सरलता पर? तो जी भाषा वाक्य पर आधारित होती है। और आपको पता ही है भाषा के मुख्य 4 तत्व कौन होते हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। और इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान की 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, ठीक है। तो पूछा जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? विकल्प दिए गए होंगे आपके पास, तो कौन सी होगी? ध्वनि होगी, ठीक। और एक और प्रश्न बनता है कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन है? तो तब होगा शब्द, ठीक। और भाषा की व्याकरणीय योग्यता के आधार पर प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप होती है। फिर भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन गए, ठीक है, कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन है? ध्वनि। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन है? शब्द। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन है? वाक्य। ओके, तो इस तरह से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है? तो लिपि कहलाता है ना, क्योंकि लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी की भी भाषा की को लिखावट का ढंग देना, किसी भी भाषा का लिखित रूप, कि किस ढंग से उसे लिखा जाए। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि होती है। प्रश्न 103 देखेंगे, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है कौन सी? हिंदी, मलयालम, अवधी, अंग्रेजी। तो हिंदी राजभाषा का ही दर्जा है, अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा तो लेकिन माना जाता है इसको, है ना, राष्ट्रभाषा भी माना जाता है और राजभाषा भी हिंदी को ही। और यहाँ पर संविधान में इसको मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, और इसकी अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है। और लिपि देवनागरी है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन मिलता है। हमें राजभाषा आयोग का प्रावधान किया गया, अच्छे से बताया गया। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, मूल संविधान में 14 थी। और जब इसका गठन किया गया तो राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति थे और इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक जी। तो इस तरह से इस आयोग के उस समय जो सदस्य थे वो थे 21 सदस्य।
नेक्स्ट प्रश्न है, डैश डैश शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी? तो उत्तरी शैली से ही देवनागरी, बांग्ला और गुरुमुखी लिपियों का विकास हुआ है। राइट। लगभग 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से 6ठी सदी के आसपास कुटिल लिपि विकसित हुई। ठीक। और सबसे पुरानी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। इन्हीं लिपियों से फिर जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई और फिर कुटिल लिपि से हमारी नागरी लिपि विकसित हुई लगभग 9वीं सदी के आसपास। डैश डैश पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है? कौन? व्यक्ति, भाषा, समाज या प्रकृति? तो न व्यक्ति, न समाज, न ही प्रकृति। पानी की धारा कौन है? भाषा। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। और भाषा शब्द संस्कृत के भात धातु से बना है जिसका अर्थ है भाष वक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त की हुई वाणी। और भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। और कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भ्रांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप या स्वतः ही स्पष्टता से समझ सकता है। उसी तरह बाबू राम सक्सेना ने भाषा के संबंध में लिखा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या होगा? 25%, 73%, 1.3% या फिर 0.70%? तो विकल्प बी होगा सही उत्तर। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत होगा 73%, 73%। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। ठीक है। और भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सत्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है या रखा गया है। और प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम 6-7 प्रश्न आपके बन गए यहाँ से कि भारत में बोलने वालों के आधार पर सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, कौन से परिवार की? तो भारोपीय परिवार की, लगभग 73%। और भारोपीय परिवार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है, लगभग 45% लोगों के द्वारा इसमें जो भाषा है वो बोली जाती है। और भारोपीय परिवार यानी कि भारोपीय भाषा परिवार कैसा परिवार है? सबसे बड़ा परिवार है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय भाषा परिवार। और सबसे महत्वपूर्ण भी है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप लिख सकते हैं अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली। भारोपीय भाषा परिवार और किन नामों से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार नाम से। और भारोपीय भाषा परिवार की शाखाएं कितनी हैं? तो 10 शाखाएं हैं। ठीक है, जिन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सतम वर्ग और केतुम वर्ग। और लगभग ये जो हमारा भारोपीय भाषा परिवार है, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने भौगोलिक क्षेत्र आते हैं? तो 4 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं और लगभग 18 भाषा परिवार आते हैं। तो इस तरह से स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर, तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा होगा, है ना? विकल्पी 3 ही रूप होते हैं ना भाषा के, इसके बारे में तो नहीं होगी ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीके को या चित्रों को? तो लिखित ध्वनि संकेतों को ही हम लिपि कहते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो
अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अनुच्छेद 343 में क्या किया गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विकल्प डी सही होगा। प्राचीन नागरी का दक्षिणी भारत में क्या नाम था या क्या नाम है, तो नांदेड़ नागरी कहा जाता है इसको दक्षिणी भारत में। ठीक है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स, हार्नले। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। हार्नले ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा या आकृष्ट किया। चलिए जानते हैं थोड़ी सी व्याख्या के जरिए कि देखिए, भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय जाता है हार्नले जी को। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण भी इन्होंने किया। कब किया? 1880 में किया। ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन, हार्नले के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? मैथिली, अपभ्रंश, तमिल या तेलुगु। तो अपभ्रंश को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी शती से होने लगा था और अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बाहरी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, भोलानाथ तिवारी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा है और बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें बघेली बोली की, तो अवधि का व बघेली में ब हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है इसमें। और बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी मुख्य बोलियां हैं तिरहारी, जुड़ाड़ और गहोरा आदि। बघेली बोली की ये विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है। अब देखिए, ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बांग्ला। तो ब्रजबोली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली जो कवि रहे हैं ईश्वर चंद्र गुप्त जी, उन्होंने ब्रजबोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और ब्रजबोली की उत्पत्ति अबहट से हुई है। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़कर ही इसे ब्रजबोली समझा गया, जो बांग्ला के उच्चारण की विशेषता के कारण ब्रजबोली बन गया होगा। फिर ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रजबोली शब्द किसके द्वारा दिया गया? बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त जी के द्वारा। और ब्रजबोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अबहट से हुई है। और जाहिर सी बात है कृष्ण की लीलाओं का संबंध ब्रज क्षेत्र से था, तो फिर इसे इस तरह से ब्रज में रहने के कारण या ब्रजवासी होने के कारण भी इसे ब्रजबोली नाम दिया गया। और ब्रजभाषा जो पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी बिहारी की उपबोली है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है? बिहारी, असमी, मराठी, बंगाली। तो मराठी का संबंध है मागधी अपभ्रंश से। ठीक, क्योंकि मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आदि आती हैं और शौरसेनी अपभ्रंश में आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, गुजराती आदि हैं। जबकि अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है कौन सी? ब्रजभाषा, बुंदेली, मगही या खड़ी बोली। तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह बिहारी हिंदी की बोली है मगही।
आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक ही अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया है उपबंध में, ठीक है, कि सिर्फ 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा शासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, भाषा के तौर पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात कही गई है, जिसके खंड 1 में अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन रहेगी? देवनागरी रहेगी, तथा जो शासकीय प्रयोजन है उसके लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 में भारतीय संघ के कर्तव्य के अनुरूप हिंदी भाषा का प्रचार उत्थान करने का उल्लेख भी किया गया है। तभी तो विश्व हिंदी दिवस जैसे सम्मेलन होते हैं, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार होता रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की पहचान हिंदी ही है। कोई कितना भी अंग्रेज क्यों ना बन जाए, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी हिंदी ही होगी, क्योंकि हम हिंदी में ही खाते पीते सोते बात करते हैं। हमारी जीवन शैली ज़्यादातर हिंदी में ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए आप बेशक प्रोफेशन के तौर पर या अपने किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए आप बाहर चले जाएं, अंग्रेजी भाषा को सीखें या फिर इसका ज़्यादा उपयोग करें, बट आप हिंदी से मुक्त नहीं हो सकते। और वैसे भी कहते हैं ना कि हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है, और अंग्रेजी तो सिर्फ इम्प्रेशन है। बट मैं कहूँगी कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज विदाउट नो मीनिंग, राइट। बट हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात हैं। चलिए अब कौन सा प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली और तेलुगु। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, आप बताएंगे यहाँ पर। तो बंगाली द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, क्योंकि बंगाली कैसी है? बंगाली एक भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु ये तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या मराठी? तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन लिपि में लिखी जाती है तथा यह एक चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन ये तीनों रोमन लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है जी हिंदी की लिपि। बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो रीवा बघेली बोली का क्षेत्र है। इसके अलावा जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर भी बघेली बोली के ही क्षेत्र हैं, और बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी हिंदी या फिर खड़ी बोली? तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से, ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी भारत सरकार ने 1961 में, ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या बुंदेलखंडी? तो देखिए जी, पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। हिंदी प्रदेश के जो पश्चिमी भाग में स्थित बोलियां हैं उन्हें पश्चिमी हिंदी सामूहिक नाम दिया गया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली तथा हरियाणवी बोलियां आती हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली हिंदी या फिर अवधी? तो मानक हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली
हिंदी से। ठीक है, खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः बोली जाती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, या फिर देश भर से संपर्क होने का? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी है, क्योंकि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को ही हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है इसलिए, या इसमें इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है इसलिए, या इसे खड़े खड़े सीधा सीखा जा सकता है, या इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। ठीक है, तो इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है इसलिए इसका नाम खड़ी बोली हिंदी पड़ा। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा प्रयोग के स्तर पर, या लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर? तो व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किया जाता है शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर ही किया जा सकता है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या मगही? तो मगही बोली राजस्थान से संबंधित नहीं है क्योंकि इसका संबंध है बिहारी उपभाषा से, और बिहारी हिंदी का विकास आप सभी जानते हैं मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत यानी कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली, जबकि राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी, सौरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी? तो मागधी से हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आप देख सकते हैं मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं उपभाषाएं, और सौरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पैशाची में पंजाबी और लहंदा, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी जिसमें कि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी है। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं या फिर 6ठी शताब्दी? तो 6ठी शताब्दी से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। देखिए जी, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग मिलता है हमें पतंजलि के महाभाष्य में। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और संस्कृत के बाद अपभ्रंश का ही स्थान आता है और इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है और अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। राइट। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी या कठिन हिंदी? तो जी मानक हिंदी का विकास हुआ है पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी के रूप में। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड हिंदी का विकास कहा जाता है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक, लोक भाषा, काव्य भाषा या जन भाषा? तो जाहिर सी बात है मानक भाषा ही कहा जाता है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोक भाषा होती है ना वो तो सर्वसाधारण में बोली जाती है। ठीक, और जब लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को ही काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहा जाता है। जब लोक भाषा साहित्य या काव्य के रूप में रची जाती है तो फिर वह साहित्यिक भाषा बन जाती है। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही होगा? तो विकल्प डी यहां पर सही होगा कि मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस स्तर पे व्याकरणिक स्तर पर स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में
हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से सक्रिय भूमिका किसकी रही? जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, अंबेडकर की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई है। इनकी प्रमुख कृति मिलती है हमें सत्यार्थ प्रकाश के रूप पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पराडकर या फिर राजा गोपालाचारी? तो देखिए जी, स्वाधीनता संग्राम यानी कि जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उस समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर ही, ठीक है, किसके सुझाव पर? महात्मा गांधी के सुझाव पर ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मद्रास, जो अब चेन्नई में पड़ता है, वहां पर की गई थी। तो विकल्प बी महात्मा गांधी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान की भाषा? तो राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था इसे, हिंदी को, ठीक है, जो अनुच्छेद 343(1) में घोषणा की गई थी कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या फिर अनुच्छेद 348? तो अनुच्छेद 348 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, यह कहा गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके आगे की प्रश्न देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार।